टू द चैनल। आज का टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक ऐसा टॉपिक जो किसी के लिए भी नया नहीं है, पर फिर भी उसकी सारी बातें सबको पता नहीं है। बहुत ही बेसिक सा है बट बहुत यूज़फुल है। क्लासिकल फिजिक्स में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई डोंट थिंक सो कुछ भी है। आई मीन हर टॉपिक का अपना इंपॉर्टेंस है, बट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सेंट्रल इंपॉर्टेंस होल्ड करे हुए हैं। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉ हैं जो न्यूटन ने दिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से। इसमें बोला गया कि अगर किसी पार्टिकल पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है या मतलब कोई हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई है और सारी इंटरनल फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, तो वो पार्टिकल या वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। कब तक? जब तक आप बदतमीजी ना करें, यानी कि जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। अगर सारी फोर्सेस का सम 0 है किसी पार्टिकल पर, तो वो अनएक्सेलरेटेड रहेगा, आइदर इन रेस्ट और रिमेन इन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। दैट इज व्हाट अनएक्सेलरेटेड meant। ओके, अनएक्सेलरेटेड का मतलब है कि या तो रेस्ट में रहे या फिर मोशन में रहे कांस्टेंट वेलोसिटी से। कब तक? जब तक सारी ही फोर्सेस का सम पार्टिकल पे कैसा है? 0 है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज 0 ओनली एंड ओनली इफ summation of all forces on that particle is 0. Okay, अब क्वेश्चन आता है, हमने पहली वीडियो जिसमें हमने रेस्ट और मोशन की बात की थी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की थी, तो क्वेश्चन आता है कि हर ऑब्जर्वेशन जहां से भी हो, जिस भी प्लेस से हो, जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, क्या सब में ये चीज सही होगी, ये लॉ वैलिड होगा? इसका आंसर एक एग्जांपल से देखते हैं। ऐसे सोचो कि एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट में एक लैंप है, ग्लो कर रहा है, राइट? एक ऑब्जर्वर ये रहा, इसका नाम है विंटी। एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, इसका नाम है सैंटी। दैट्स ग्रेट। अभी जो सैंटी है ये है ग्राउंड पे, मिंटी है खुद लिफ्ट में। अब क्या हुआ कि लैंप तो जल रहा है पर मिंटी की किस्मत गई बुझ। ठीक, और ये गया केबल टूट। अब जब ये केबल टूटेगा तो ये लिफ्ट नीचे गिरेगी, फ्री फॉल होगा लिफ्ट का, यानी कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये अब मोशन करने वाली है। चलिए, कर रही है। अब मिंटी के लिए, अगर मिंटी के हिसाब से बात की जाए, तो ये लैंप तो अब भी कैसा है? रेस्ट में है। भाई लिफ्ट भी गिर रही है, मिंटी भी गिर रही है, लैंप भी गिर रहा है। मिंटी और लैंप के बीच में तो कुछ हो ही नहीं रहा, रिलेटिव मोशन है 0। समझ रहे हो? तो मिंटी कहेगी या कहेगा, अकॉर्डिंग टू मिंटी, लैंप पे कितना क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं? भाई एक तो लैंप का वेट होगा जो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, एक ही जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है उधर टेंशन जा रहा होगा, यही चीज़ हो रही होंगी। तो वो कहेगी क्योंकि ये लैंप मूव नहीं कर रहा, तो जितनी फोर्स डाउनवर्ड लग रही है उतनी ही फोर्स अपवर्ड लग जा रही है, यानी कि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। या इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, W - T इज इक्वल्स टू 0, नेट फोर्स इज 0, एक्सेलरेशन इज 0, कह सकते हैं। तो न्यूटन का लॉ तो यहाँ वैलिड है जब मिंटी बोल रही है, क्या बोल रहा है। पर अब जब ये सैंटी भाई बोल रहे हैं ग्राउंड से, तो इन्होंने क्या देखा सैंटी ने कि लैंप नीचे आ रहा है, यानी कि W - T इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ना तो ये गलत है ना ये गलत है, पर कहीं ना कुछ तो मिसिंग है, जो अगर पिक्चर में आ जाए तो बातें बराबर हों।
ठीक है, वो भी आती हैं, उन्हें सूडो फोर्सेस बोलते हैं, फिर कभी डिस्कशन करेंगे सूडो फोर्सेस पे। अब इनमें से कोई एक सही है, या तो सेंटी या तो मिंटी। पर ऑब्जर्वेशन गलत कैसे हो सकती है? ऑब्जर्वेशन तो सही होती है ना, मतलब ऑब्जर्व सही कर रहा है, मिंटी भी सही बोल रहा है और सेंटी भी सही बोल रहा है। मिंटी उसी फ्रेम में है, उसी ही, देखो दोनों की प्लेसेस में डिफरेंस है, मिंटी लिफ्ट में, सेंटी ग्राउंड। कुछ ऐसा समझ लो जैसे कि ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग आपके लिए रेस्ट में होते हैं अगर आप भी ट्रेन में हो, पर अगर कोई ग्राउंड पर है तो उसमें आप सब मोशन में होते हो, वैसा ही कुछ, राइट। तो ये बोला गया कि न्यूटन का लॉ हर फ्रेम में सेट नहीं बैठता, ठीक है। कुछ अच्छे फ्रेम्स होते हैं जहां न्यूटन का लॉ सेट बैठता है और कुछ गंदे फ्रेम्स होते हैं जहां नहीं बैठता। तो जो अच्छे फ्रेम्स हैं जहां न्यूटन का लॉ सेट बैठता है, वैलिड बैठता है, उन्हें बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो गंदे वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन इनर्शियल। ऐसा कुछ अच्छा गंदा नहीं होता, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस ही है। बस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉज वैलिड होते हैं, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करके वही सब बातें नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी कराई जा सकती हैं। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज कर कर यहाँ भी बातें बिठाई जा सकती हैं, ठीक है। कुछ ऐसा अच्छा बुरा नहीं है, सब बकवास है, ठीक। तो ये बात हुई फर्स्ट लॉ की, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक। मैथमेटिकली ये हो गया, जिसमें P इज लीनियर मोमेंटम, ठीक। अब कुछ कहेंगे ये तो गलत है, कुछ कहेंगे ये गलत है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, ये होता है। भैया वो स्पेशल केस है, होता है, मना नहीं कर रहा कोई भी, होता है, बिल्कुल होता है, पर सही, बिल्कुल सही डेफिनेशन ये है, जब हम इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई कर देंगे तब हम वहां तक भी पहुंच जाएंगे। लेट्स सी हाउ। F इज इक्वल्स टू डी पी ओवर डी टी, राइट। P की जगह एम वी पुट कीजिए, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यही होगा। पहले m बाहर लिया, v को डिफरेंशिएट किया, फिर v बाहर लिया, m को डिफरेंशिएट किया, ठीक। अब जो हमने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है वो हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि बॉडी का मास कभी चेंज नहीं होता, मास इज कांस्टेंट, राइट। तो हम क्या बोलते हैं कि dm बाई डी टी भैया जीरो, ये टर्म गई और फोर्स को बोल दिया m dv ओवर डी टी, dv बाई डी टी इज एक्सेलरेशन, m टाइम्स ऑफ a, और इतना बोल के हम हो जाते हैं खुश, ठीक है। बट दिस इज द स्पेशल केस। अब स्पेशल क्यों? मैं बिल्कुल नहीं बोलती कि ये इज इक्वल्स टू जीरो होता है। जब वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, जब किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी की वेलोसिटी लाइट के कंपैरिजन में होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है? 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होती है कि नहीं होती? तो 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, समझ रहे हो कितनी तेजी वाली बात हो रही है? इतने बड़े अमाउंट पे प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। बहुत 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 छोटी स्पीड पे पार्टिकल जो हैं या ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे जिनसे हम डील करते हैं, जिनको देखते हैं फिजिकली, जिनको हम मतलब ऑब्जर्व करते हैं, वो सभी के सभी बहुत 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 छोटे हैं इस अमाउंट से। इसीलिए ये टर्म ज़ीरो हो जा रही है, फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब हम इस स्पीड पे जाकर बात करते हैं, जो कि करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, हम इन स्पीड्स को कंसिडर करेंगे, वहाँ फिनोमिना ड्राइव करेंगे, तो वहाँ मास वेरिएबल क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है।
इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। दिस इज द रेस्ट मास ऑफ बॉडी। एम नॉट कैसा है? रेस्ट मास है बॉडी का। जब बॉडी रेस्ट पे है, जैसे ही बॉडी मोशन में आई उसका मास चेंज हो गया, ठीक है। पर ये कब होता है? कंपेरेबल स्पीड्स पे। फॉर्चुनेटली हम जिन स्पीड्स को डील करते हैं डेली लाइफ में, वो इस स्पीड से बहुत बहुत छोटी होती हैं। इसीलिए इस स्पेशल कंडीशन के अंदर ही हम ये बात बोल सकते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप जब बोलो तो आप बिल्कुल ये बोलोगे तो नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं काटेगा नंबर। अगर आप बोल दोगे कि मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इज फोर्स, तो बिल्कुल नंबर मिलेंगे। अच्छा होगा कि अगर ऐसा कुछ एक्सप्लेन कर पाओगे तो। हमने फर्स्ट लॉ देख लिया, सेकंड लॉ देख लिया। अब देखते हैं इन लॉज की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं। हम मतलब इक्वेशंस कैसे लिखेंगे अगर हमें कोई सिस्टम गिवन है, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम है तो उसको डील कैसे करेंगे। देखो बहुत सिंपल से मतलब स्टेप्स हैं, ठीक है। एक फिक्स वे है, फॉलो करो, हर टाइप का प्रॉब्लम उनसे सॉल्व होगा, ठीक है, हर टाइप का। चलिए स्टेप फर्स्ट, बहुत ही ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? डिसाइड करना है कि आपका सिस्टम क्या है। उस सिस्टम में नंबर ऑफ बॉक्सेस या ब्लॉक्स या फिर पार्टिकल्स, बॉडीज कुछ भी हो सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर रखी हो सकती हैं, किसी कांटेक्ट पे हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले स्टेप रहेगा कि आप सिस्टम ही डिसाइड कीजिए। डिसाइड द सिस्टम, ठीक। आपने सिस्टम डिसाइड किया, जैसे कि एक ब्लॉक ए है, उस पे एक ब्लॉक बी है और ये एक ब्लॉक सी इस तरह से स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। समझो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने बोला कि भाई हम सिर्फ अभी इनकी बात करेंगे, ये हमारा सिस्टम हो गया ये, ठीक है, और कोई नहीं आएगा सिस्टम में, अब कुछ नहीं होगा। मुझे इतना पता है कि एक्सटर्नल फोर्स इस तरह से लगी हुई है। अब सिस्टम को मार्क करते वक्त ये बात बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स या बॉडीज हैं सब का एक्सेलरेशन सेम हो। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जब ये ब्लॉक मूव कर रहा है सी, तो ये भी मूव करेंगे, ये स्ट्रिंग इनको मूव कराएगी। तो ये स्ट्रिंग का अगर लेंथ चेंज नहीं हो रहा है तो इन दो ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। अगर मोशन के दौरान बी ब्लॉक ए से स्लिप ऑफ होकर गिर नहीं रहा है या ए आगे नहीं भाग जा रहा है, तो ये दो कैसे रहेंगे? सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, ठीक। ऐसे बहुत सारे केसेस हम पढ़ेंगे या फिर आपने पढ़े होंगे कि सेम एक्सेलरेशन ब्लॉक का कब तक है? जब तक होगा जब तक दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। जैसे ही ऊपर वाले ब्लॉक ने स्लिप ऑफ किया, कांटेक्ट ब्रेक, एक्सेलरेशन डिफरेंट, ठीक। तो मेक श्योर कि आप जो सिस्टम बोल रहे हो सिस्टम में हर पार्टिकल एक ही एक्सेलरेशन से मूव करे, ओके। सिस्टम डिसाइड हो गया। बात करते हैं स्टेप 2 की। इसी में 3 भी घुसा देंगे। स्टेप 2 बोलता है, सबसे पहले स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 बोलता है मार्क ऑल फोर्सेस, ठीक। सारी फोर्सेस जो किसी सिस्टम के पार्टिकल्स पर या बॉडीज पर हैं आप उन्हें मार्क कर लीजिए, जितनी भी फोर्सेस है, ठीक। और थर्ड बोलता है मेक फ्री बॉडी डायग्राम, उनका बना लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम। अब यहां पे आप देखिए तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, सी और इस ब्लॉक की। ये जो ब्लॉक है ये से आगे जब खींचेगा तो इस स्ट्रिंग में टेंशन लगेगी। मैं सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाती हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम में हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं, राइट। ये सी हो गया। अब इसका एक तो वेट होगा, ठीक।
एक ही जिस सरफेस पर रखा है वो इस पर रिएक्शन लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। सही बात है। चलिए, ये एक्सटर्नल फोर्स लग रही है ना। एक इस पे टेंशन लग रही होगी पीछे की तरफ, स्ट्रिंग की वजह से लग रहा होगा भाई। एक टेंशन इधर की तरफ लग रही होगी, एक टेंशन ऐसे लग रही होगी। हमने इस बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस हैं सभी मार्क कर ली, सभी हमारे सामने फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब ऐसी ए का बनाओ। लेट्स कंसीडर दिस इज ए। सिंपल है, एक तो वेट लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, एक इस पे टेंशन लग रही है। क्या यही फोर्सेस लग रही हैं बस? गलत हो गए यहीं पे आप। ये बी भी तो ए पे फोर्स लगाएगा ड्यू टू बी। ओके, चलिए अब बी का फ्री डायग्राम बना देते हैं। तो इस बी पर एक तो वेट काम कर रहा और एक फोर्स लग रही ड्यू टू ए। ठीक है, ड्यू टू बी ड्यू टू ए। थर्ड लॉ के बाद ये चीज और अच्छी समझ आएगी। ठीक, स्टेप सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट होता है। अब स्टेप फोर्थ हमसे बोलता है कि भैया सारा काम हो गया है, अब सिर्फ और सिर्फ आप एक्सिस को कर लो सेलेक्ट और लिख दो इक्वेशंस। ठीक है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। आप अपने इवेंट के लिए एक्सिस सेलेक्ट कर लो, प्लेन सेलेक्ट कर लो, उसके बाद इक्वेशन लिख डालो। कितना भी मुश्किल सवाल हो, कुछ भी हो, ये कहानी तो नहीं बदलेगी। ठीक है, डील आप इस तरह से करते चले जाओगे, हर क्वेश्चन होता चला जाएगा। ऐसा इसका थर्ड लॉ और बचा है, वो और देख लेते हैं। ठीक है, बड़े सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ये आपने फोर्स लगाई, सपोज कुछ भी फेंका आपने, ये फोर्स आपने लगाई इस डायरेक्शन में, है ना। तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी आप पर फोर्स लगाएगा इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। आपने ऐसे लगाई, उसने ऐसे लगाई, वही अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, इसे स्टेटमेंट में बोल दें तो समझ पा रहे होगे ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल्स इसके पढ़े होंगे कि एक नाव में पैर रखा तो नाव पीछे हो जाती है, बोट पीछे हो जा रही है। आपने एक बुलेट फायर करी तो बुलेट जैसे ही आगे मूव हुई, गन पीछे रिकॉइल करती है, एक्शन रिएक्शन। ठीक है,